एक 60 साल के पिता ने अपने 40 साल के रेपिस्ट बेटे को बचाने के लिए पहले अपने जीवित बेटे का एकदम सच दिखने वाला उसका झूठा अंतिम संस्कार किया, चिता पर लिटाकर उसकी तस्वीरें ली, उसके माध्यम से झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और कोर्ट में उस फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से अपने बेटे पर चल रहे बलात्कार के मुकदमे को बंद करवाया, जिसके बाद दुनिया की नजर में मरा हुआ वो अपराधी समाज से छिपकर कहीं रहने लगता है। और जब करीब 1 महीने के बाद पीड़िता की मां को इस बात का पता चलता है कि उसने अपने बेटी के साथ हुए अन्याय के लिए जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो बंद हो गया है, क्योंकि उसका इकलौता अपराधी अब जीवित नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद पीड़ित की मां जो कदम उठाती है वो ये बताता है कि अगर एक मां चाह ले तो अपने बच्चे के साथ गलत करने वाले अपराधियों को जहन्नुम से भी ढूंढ कर उसे सजा दिलवा सकती है। ये मामला बिहार के भागलपुर जिले का है, जिसकी पूरी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। तो आपको लगेगा कि पूरे विश्व को गणित का ज्ञान देने वाले बिहार की धरती पर कुछ ऐसे सुरमाओं ने जन्म लिया है जो अपने ज्ञान और बुद्धि से पूरे पुलिस महकमे को, अपने प्रखंड के अधिकारियों को और साथ ही साथ पूरे न्यायालय व्यवस्था तक को चुनौती दे सकती है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। जिस घटना की बात हम कर रहे हैं उसका खुलासा पिछले साल अक्टूबर में हुआ। अखबारों में यह हेडलाइन बना कि एक महिला ने अपनी बेटी के मृत बलात्कारी को ढूंढ निकाला। लोगों में यह कंफ्यूजन भी हुआ कि यह संभव कैसे है कि कोई व्यक्ति जो मर चुका है वो जिंदा हो जाए। लोगों ने बिल्कुल सटीक सोचा था, मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो अगर वो आदमी मरा ही ना हो। अब माजरा समझिए। घटना 2018 की है। भागलपुर में एक गांव है इसीपुर बाराहाट, जो पीरपैती थाना के अंतर्गत पड़ता है। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक इस गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं, जिसकी कुल आबादी 1300 के आसपास है। इसी गांव का रहने वाला है बलात्कार का आरोपी नीरज मोदी और उसका पिता राजाराम मोदी। नीरज मोदी पेशे से एक शिक्षक था जो गांव के एक स्कूल में पढ़ाता था और इसी स्कूल में पीड़िता भी पढ़ती थी। पीड़िता गरीब परिवार से थी और उसके घर में शौचालय नहीं था। हर रोज की तरह घटना के दिन भी वो खेत में शौच के लिए गई थी, तभी उसे अकेला देखकर उसका शिक्षक नीरज पीछे पीछे उसके पास पहुंच गया और फिर एक शिक्षक ने ही अपनी छात्रा के साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो भी बनाया और उसे चुप रहने के लिए वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। अब 12 साल की बच्ची वीडियो वायरल करने की बात को कितना समझ पाई ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन उसने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। शिक्षक और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला दानव घटना के एक सप्ताह बाद फिर उस लड़की के घर जाता है और एक बार फिर उस लड़की से दुष्कर्म करता है। लड़की हल्ला मचाती है तो कुछ लोग दौड़ कर आते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। इसके बाद जब घटना की जानकारी लोगों को होती है तो इस घटना के अगले ही दिन पीरपैती थाना में पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। आरोपी कुछ दिन फरार रहता है, लेकिन करीब 2.5 महीने के बाद बिहार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने के बाद वो करीब 2 महीने तक जेल में भी रहता है, लेकिन इसके बाद उसे पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है और वो सामान्य जीवन जीने लगता है। इस बीच में वो स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर रहा होता है, जबकि पीड़ित लड़की जो थी वो घटना के बाद से ही स्कूल जाना बंद कर देती है। केस चल रहा होता है और इसी बीच आरोपी और उसके पिता ने पूरे सिस्टम को ठगने की एक योजना बनाई। ये तय हुआ कि बाप अपने बेटे का झूठा अंतिम संस्कार करेगा और फिर उसके आधार पर उसे मृत घोषित कर मुकदमे को बंद करवा देगा। इसी योजना के अंतर्गत घटना के 4 साल बाद दोनों बाप बेटे शमशान पहुंचते हैं। दोनों ने मिलकर दाह संस्कार के लिए लकड़ियां भी खरीदी, उसका बिल भी लिया और लकड़ी के साथ साथ दाह संस्कार के लिए और भी जो जरूरी सामान होता है उसको लेकर के वो लोग शमशान घाट पहुंचते हैं। दोनों ने चिता सजाई, पिता ने मुखाग्नि देने के लिए सफेद धोती पहन ली और उसके बाद बेटा उस चिते पर लेट गया। बाप ने बेटे के शरीर को सफेद चादर से ढक दिया, बाकायदा गले में माला भी पहनाया गया और फिर ऊपर से लकड़ी डाल दी गई। इस बात का ध्यान रखा गया कि उसका चेहरा चिता सजने के बाद भी अच्छे से दिखे। चिता सजाने के बाद उसकी 3-4 एंगल से तस्वीर ली जाती है और तस्वीर लेने के बाद बेटा जो होता है वो चिते से उठ जाता है और दोनों बाप बेटा वहां से गायब हो जाते हैं। दुनिया की नजर में पिता ने अपने बेटे को मार दिया, मगर उसके मरने की चर्चा कहीं नहीं हुई, ना ही उसका श्राद्ध किया गया और ना ही उसके परिजनों में से किसी ने अपना सिर मुंडवाया। भारत में 54 साल पुराना एक कानून है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु पर उसके परिजन को 21 दिन के अंदर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाना होता है, जिसके बाद उसके परिवार को जन्म या फिर मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये दर्ज करने के लिए राज्य सरकार हर पंचायत या फिर प्रखंड स्तर पर रजिस्ट्रार को नियुक्त करती है और अगर 21 दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र लेने जाता है तो फिर उसे यह कारण बताना पड़ता है कि देरी किस वजह से हुई। इसके साथ ही लेट फाइन भी देना पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए गांव के स्थानीय कुछ लोगों को गवाह के रूप में शामिल भी किया जाता है।
उसके बाद इस हलफनामे को स्थानीय ग्राम पंचायत या फिर परिषद को देना होता है। फिर पंचायत के सदस्य और स्थानीय रजिस्ट्रार इन दस्तावेजों की पड़ताल करते हैं और अगर सब कुछ सही होता है तो वो 1 हफ्ते के भीतर मौत का प्रमाण पत्र या फिर डेथ सर्टिफिकेट जो है जारी कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को पालन करते हुए नीरज मोदी के नाम पर भी मृत्यु प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है और इस प्रमाण पत्र में अगर आप देखें तो 27 फरवरी 2022 को नीरज मोदी के मृत्यु की तारीख बताई गई है और 19 अप्रैल को यह प्रमाण पत्र नीरज के पिता को सौंप दिया जाता है। बकायदा इस प्रमाण पत्र में यह भी लिखा गया है कि सभी दस्तावेजों की जांच करते हुए उसे सही पाया गया है और फिर जांच करने के बाद जो जांच करते हैं उनका हस्ताक्षर भी मौजूद है। हालांकि इस प्रमाण पत्र में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि मृत्यु की वजह क्या थी और कानून में भी इस बात की छूट है कि अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं तो आप मृत्यु की वजह बताए बिना भी मृत्यु प्रमाण पत्र ले सकते हैं। खैर, पिता अपने जीवित बेटे का असली मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचता है और फिर कोर्ट चिता की तस्वीरों को और मृत्यु प्रमाण पत्र को देखते हुए इस मुकदमे को बंद करने का आदेश दे देती है। इधर मुकदमा बंद हो जाता है, लेकिन पीड़िता की मां को करीब 1 महीने के बाद इसकी खबर लगती है जब उसे एक वकील बताता है कि नीरज के खिलाफ चल रहा मुकदमा बंद कर दिया गया है क्योंकि वो मर चुका है। पूरा समाज उसे मृत मान चुका होता है, लेकिन पीड़िता की मां उसे मृत मानने से इनकार करते हुए एक वरिष्ठ स्थानीय अधिकारी को अर्जी देती है जिसमें यह कहा जाता है कि ग्राम पंचायत ने नीरज मोदी की मौत का जो सर्टिफिकेट जारी किया है वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है, जबकि नीरज मोदी जिंदा है और उसकी जांच होनी चाहिए। मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी रोहित कुमार पासवान ने बताया कि नीरज मोदी के रिश्तेदारों को भी उसकी मौत की जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें यह पता था कि वो कहाँ है। वो बस यही कहते रहे कि अगर उसकी मौत हुई है तो उसके अंतिम संस्कार तो घर पर हुए होते। यह भी पता चला कि मोदी परिवार के किसी भी सदस्य ने अपना सिर नहीं मुंडवाया था। जांच आगे बढ़ती है और गांव की परिषद को इसकी खबर दे दी जाती है, जिसके बाद परिषद के सदस्यों ने भी राजाराम मोदी से उनके बेटे के मौत के सबूत मांगे। राजाराम मोदी ने सबूत के तौर पर मौत के बाद की तस्वीरें, जलती हुई चिता की तस्वीरें और लकड़ी का जो रसीद उन्होंने लिया था वो पेश किए, जिसके बाद 5 नए गवाहों के बयान देने के लिए भी कहा गया। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई और जब यह पुख्ता हो गया कि पूरा मामला फर्जी है तो 23 मई 2022 को नीरज मोदी के नाम पर जो प्रमाण पत्र जारी किया था उसको रद्द कर दिया जाता है और उसके बाद उसके पिता राजाराम मोदी को फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जुलाई में फिर से कोर्ट ने बलात्कार के मुकदमे को खोलने का आदेश दिया, जिसके बाद एक बार फिर से जांच शुरू हुई और पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि स्कूल के अध्यापक नीरज मोदी ने अपने 5 छात्रों के मां बाप के बायोमेट्रिक पहचान पत्र लेकर उनकी मदद से अपनी मौत का प्रमाण पत्र पाने का हलफनामा तैयार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने खुद को ठगा हुआ मानते हुए नीरज के गिरफ्तारी का आदेश दिया और खुद को मरा हुआ घोषित करने के 9 महीने के बाद अक्टूबर 2022 में नीरज ने खुद को अदालत में सरेंडर कर दिया। कागज में मरा हुआ आरोपी कोर्ट में सिर झुकाकर खड़ा था। इस बीच फैसला आता है और फैसले में नीरज मोदी को बलात्कार का दोषी ठहराया गया। उसके बाद उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया। नीरज के साथ ही उसके पिता राजाराम मोदी को भी धोखाधड़ी और बेईमानी करने के इल्जाम लगाते हुए उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके लिए उन्हें अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। 4 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय तो मिला, लेकिन अगर सबसे अधिक किसी की तारीफ की जाए तो वो पीड़िता की मां की होनी चाहिए, जिसने झोपड़ी में रहते हुए सारा खर्च उठाया और समाज के डराने पर भी मुकदमा लड़ा। मुकदमा खत्म हुआ तो हार चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी और सजा दिलवाने के लिए डटी रही। सजा हुई तो न्यायपालिका की भी जीत हुई और पीड़ित परिवार की भी, लेकिन झोपड़ी में रहने वाली उस मां की मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई है और अपनी बेटी को इस समाज में सामान्य जीवन दे पाने की जद्दोजहद कर रही है। मां को चिंता है कि उसकी बेटी, जिसने इस घटना के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया है, उससे शादी कौन करेगा। मां उसे घर से बाहर भेजने के लिए भी डरती है और वो नाबालिग लड़की आज भी अक्सर अपना समय उस अंधेरे से झोपड़ी में बिताती है। और बेचारगी की बात तो ये है कि न्यायालय आरोपी को सजा तो दे सकती है, लेकिन पीड़ित परिवार को सामान्य जीवन दे पाना पूरे सिस्टम के लिए असंभव बात है। खैर, अगर पूरे मामले पर राय की बात की जाए तो कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रभात झा कहते हैं कि नीरज और उसके पिता का यह मामला बेहद दुर्लभ और असामान्य है और उनकी स्टडी में आज तक ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं आया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसके सभी किरदार जो है आज सजा काट रहे हैं। आरोपी जेल में अपने आरोप की सजा काट रहा है, तो पीड़ित परिवार अपने भाग्य में लिखे इस दर्दनाक इबारत की सजा काट रहा है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। शेयर करने लायक लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।